अभी तक के जो वीडियोज हमने आपको उपलब्ध कराए, जिसमें कि ट्रायंगल के सारे प्रॉपर्टीज़, उसके सेंटर्स, उसके अलावे हमने उस पर लगातार 4 वीडियो जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस का हमने समावेश किया था। उस वीडियो को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको सेंटर में काफ़ी हद तक आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावे अब चूँकि क्या है कि ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं, तो जब आप प्रैक्टिस सेशन देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे सर्कल के कुछ पोर्शंस आ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो वीडियो है ये स्पेशली सर्कल के थ्योरी के प्रति डेडिकेटेड है। तो आज पहले सर्कल के थ्योरम्स को समझ लेते हैं और जहाँ तक संभव है उस पूरे डिटेल करने के बाद फिर से प्रैक्टिस सेशन को हम लोग सर्कल के साथ लिंक करके देखेंगे। पूरी ज्योमेट्री 2 पार्ट में बटी हुई है, एक है ट्रायंगल और एक है सर्कल। उसके अलावे आप जो देखते होंगे जैसे कि क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन है और भी जैसे लाइन्स एंड एंगल्स हैं, ये सब केवल सप्लीमेंट्री टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। उसका एक इंडिपेंडेंट कोई ऐसा योगदान नहीं होता ज्योमेट्री में। जैसे आप ट्रायंगल पढ़ रहे हो और अच्छे सवाल बनाने की बात आई तो वो ज्योमेट्री में सर्कल आ जाएगा, उसके साथ सर्कल पढ़ रहे हो तो उसमें क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो आज स्पेशली हम लोग सर्कल के थ्योरी को देखते हैं। तो सबसे पहला जब आप सर्कल पढ़ते हैं तो फर्स्ट कंसेप्ट आता है जो है कॉमन कोड, उभयनिष्ठ जीवा। ये कॉमन कोड क्या है? तो ये कॉमन कोड है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि 2 सर्कल है हमारे पास और दोनों सर्कल ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट किया हो, यानी प्रतिच्छेद किया हो। तो कॉमन कोड आपको 2 तरीके से दिखाई देगा। एक जो 2 सर्कल है और एक दूसरे को, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो कॉमन कोड यहाँ नहीं बनेगा, क्योंकि कॉमन कोड की लंबाई यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट केस हुआ, इसमें जब किसी ने पूछा कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड इक्वल टू 0, इसीलिए ये केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो 2 पॉइंट के बीच की दूरी एक पॉइंट के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो नेचुरली जो कॉमन कोड की लंबाई होगी वो ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। दूसरा जो केस आएगा वो दूसरा केस क्या है कि आपके पास एक सर्कल है और एक सर्कल है जो कि इंटरसेक्ट किया। जैसे जैसे वो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा इंटरनल पार्ट पे, तो इस पॉइंट पे जो कट करेगा 2 पॉइंट पे, तो ये ए और बी कॉमन कोड की लंबाई होगी। इसमें और पिछले फिगर में क्या अंतर है? पिछले फिगर में भी इंटरसेक्ट कर रहा था लेकिन एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0। इसीलिए जब 2 सर्कल एक दूसरे को टच करता है या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, तो हम उसको कहते हैं कि वहां पर लेंथ ऑफ कॉमन कोड 0 होगा। या जनरली आप ऐसे कंसेप्ट को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों सर्कल की जो त्रिज्याएं होंगी, ये सावधानी से देखिएगा, जो दोनों सर्कल की जो त्रिज्याएं होगी, रेडियस होगा, एक की लेंथ अगर कैपिटल R होगी और एक की लेंथ स्मॉल r हुई, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ। और ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला कि ए वर्टेक्स पे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल। अगर ये केस हुआ, केस नंबर 1, तो सबसे पहला हमने क्या कहा कि इसका जो सेंटर है उसका नाम हमने ए दे दिया और इसका नाम हमने पी दे दिया। तो मैंने कहा सबसे पहला केस कि ए बी कॉमन कोड है, ए बी कॉमन कोड है, उभयनिष्ठ जीवा। फिर मैंने दूसरा कहा कि ओपी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है।
डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ठीक। तीसरा मैंने कहा कि जो AO की लेंथ है वो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है। इसी तरीके से जो AP है, रेडियस ऑफ ए स्मॉलर सर्कल। ठीक है। और जो मैंने कहा कि ये ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि एंगल OAP बिकम्स 90 डिग्री। तो ऐसे केस में जो हमारा लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड करना होगा तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ये जो पॉइंट है, तो इसका नाम मैंने रख दिया M। तो जब भी कभी भी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स वाली जो लाइन होगी वो जब कट करेगा तो वो कहीं ना कहीं दो पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। जैसे AM इक्वल टू MB और AM प्लस MB इक्वल टू AM प्लस MB इक्वल टू AM प्लस MB इक्वल टू AB। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो AB की लेंथ होगी वो AM की दोगुनी होगी या MB की दोगुनी होगी। अब रही बात, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इसे फॉर्मूला पे लेके चलूं तो मैं कह सकता हूं कि सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से जो लेंथ ऑफ OP होगा, लेंथ ऑफ OP इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल AOP। तो उसके लिए क्या होगा, राइट यानी R² प्लस R²। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए टॉपिक हम लोग लिखे हैं, लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड जो होगा टू RR डिवाइड बाई D। यहां पर D क्या है, तो D है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये ऑलरेडी बता चुके हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ठीक है। यानी कहने का सेंस क्या हुआ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो केस नंबर 2 है कॉमन कोड की, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं आपको। मैंने ये कहा कि दो सर्कल एक दूसरे को A और B पर इंटरसेक्ट करती है। AO की लेंथ कैपिटल R, AP की लेंथ स्मॉल r, AB की जो लेंथ होगी वो AM की दोगुनी होगी। लेंथ ऑफ OP या हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, जिसको हमने D नाम दिया, जो यहां पर D आप देख रहे हैं ये वही D है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जब निकालने होंगे तो उस केस में क्या होगा कि लेंथ ऑफ OP इक्वल टू √R² प्लस R²। लेंथ ऑफ कॉमन कोड यानी AB की जो लंबाई होगी, यानी हम इसको कॉमन कोड जो आप देख रहे हैं वो बेसिकली कौन है, AB। लेंथ ऑफ कॉमन कोड AB की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 2RR यानी प्रोडक्ट ऑफ रेडियस उसका दोगुना डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। या इसको और इलेबोरेट करना चाहते हैं तो √R² प्लस R²। क्लियर यहां तक। चलिए
केस नंबर 3 को देखते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या कह रहा है? जो केस नंबर 3 है वो केस नंबर 3 में दोनों सर्कल का साइज सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले सर्कल की त्रिज्या जितनी होगी उतना ही दूसरे सर्कल की त्रिज्या होगी। इसकी जो रेडियस है वो है r, और जितना रेडियस उसका है उतना ही रेडियस इसका होगा r। ये हमने मान लिया A, ये O और ये P। अब यहां पर जो कंडीशन होगा ये क्या क्या होगा? तो सबसे पहला केस ये B, तो कॉमन कोड हो गया AB। तो मैं कहूंगा कि AO इक्वल टू AP इक्वल टू R गिवन है। उसके बाद यहाँ पर अगर m नाम देते हैं तो पिछले थ्योरम में मैंने बता ही दिया है कि AM इक्वल टू MB इक्वल टू 1/2 ऑफ AB कह सकते हैं आप। OP, तो अब यहां जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल AOP, आप समझ ही चुके होंगे कि अगर ये बन रहा है तो ये ट्रायंगल AOP अब हम नहीं डिसाइड कर सकते। यहां पर केवल कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है। ये सेंटर से नहीं गुजर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये एक ट्रायंगल बन रहा है जो आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ये सेंटर से नहीं गुजर रहा है। केस नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या होगा, OM की जो लंबाई होगी वो MP के इक्विवेलेंट होगा, और AM परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा OP का। तो जब एग्जाम में क्वेश्चंस देंगे तो आप समझ जाएंगे कि जैसे मान लीजिए ये 10 दे दिया, ये भी 10 दे दिया, और पूरी लेंथ अगर मान लेता हूं 12 दे दिया, तो हम कहेंगे कि ये जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक वो 6 होगा, और ये लेंथ निकालना होगा तो उसके लिए हमारे पास जो ये रेडियस है वो ऑलरेडी गिवन होगा। तो दूसरा केस जो होगा वो वहां पर क्या होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल बनाएगा। तो फर्स्ट केस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, सेकंड केस एक दूसरे की सेंटर से नहीं गुजरा, दोनों सर्कल की साइज क्या थी, वो थी छोटी और बड़ी, लेकिन यहां दोनों सर्कल का साइज क्या होगा, सेम होगा, लेकिन सेंटर से नहीं गुजरेगा। तो ऐसे केस में हम इसका सहारा लेंगे OM इक्वल टू OP। तो रेडियस गिवन होगा, और ये जब गिवन होगा तो इजीली हम निकाल सकते हैं कि जो AM की लंबाई होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरम लगा करके AM इक्वल टू रूट अंडर AP स्क्वायर माइनस MP स्क्वायर, और ये जो निकल करके आएगा वो लंबाई किसकी निकल के आएगी, AM की निकल के आएगी। ठीक है, केस नंबर 4 की ओर चलते हैं। केस नंबर जो 4 है वो केस नंबर 4 क्या है? केस नंबर 4 ये है कि दो सेम साइज का सर्कल एक दूसरे की सेंटर से गुजरेगा। जैसे ये सेंटर हुआ एक का और ये सेंटर हुआ दूसरे का। ठीक, दोनों सर्कल की रेडियस जब सेम ही साइज की है तो ये भी R और ये भी R। ठीक, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
ये ए, ये ओ, ये बी और ये पी, और ये होगा यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका नाम एम। इस केस में भी क्या कहानी हुई? तो इस केस में कहानी ये हुआ कि ए ओ इक्वल टू ए पी इक्वल टू आर, और इस बार चूंकि सेंटर से गुजर रहा है इसीलिए ओपी की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी? रेडियस के इक्विवेलेंट होगी, पहला केस। और ऐसा होने से ये जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल ए ओ पी, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। क्या बना? इक्विलैटरल, समबाहु त्रिभुज जिसको कहते हैं। ठीक है। अब जैसे ही ये ट्रायंगल इक्विलैटरल बन जाएगा वैसे ही जो एंगल ए चाहे एंगल ओ चाहे एंगल पी जो गिवन है वो कितने डिग्री के इक्विवेलेंट होगा? 60 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। और इस केस में जो एम की लंबाई निकालने के लिए कोई बोला तो हम कहेंगे कि एम की लंबाई जो है वो इनडायरेक्टली क्या है? हाइट ऑफ ट्रायंगल ए ओ पी है। और ए ओ पी कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? √3/4 इंटू √3/2 इंटू हाइट। ठीक है, इंटू हाइट या साइड हम कह सकते हैं, यहाँ पे चूंकि हाइट निकालना है तो साइड। अब क्या होगा? जो साइड हमारा है वो क्या है? रेडियस का काम कर रहा है, तो √3/2 इंटू साइड रेडियस का काम कर रहा है, तो मैं कहूँगा √3r/2। लेकिन चूंकि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉमन कोड के लिए, तो कॉमन कोड की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? लेंथ ऑफ कॉमन कोड वो क्या होगी? आप भी जानते हैं कि ए एम की लंबाई ए बी की लंबाई की आधी होती है, तो मैं कहूँगा √3r/2 इंटू 2 डबल, तो किसके बराबर होगा? √3r के इक्विवेलेंट होगा। तो समझ में आ गया होगा। चूंकि फाइनल केस क्या है, तो मैंने कितने केस आपको बताए? 4 केस टोटल। पहला केस जिसमें कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। दूसरा केस दोनों सर्कल की साइज अलग अलग होती है लेकिन वो एक दूसरे को समकोण त्रिभुज बनाते हुए नजर आते हैं। तीसरा केस दोनों सर्कल की साइज सेम होती है लेकिन वो सेंटर से नहीं गुजरते हैं। और चौथा केस दोनों सर्कल की साइज सेम होती है और अगर वो सेंटर से गुजरते हैं तो उस केस में कॉमन कोड की लंबाई क्या होगी? √3r के इक्विवेलेंट होगी। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है? ये हमारा है कॉमन कोड के बारे में। अब चलते हैं कॉमन टेंजेंट के बारे में। कॉमन टेंजेंट ध्यान से देखते जाइएगा। कॉमन टेंजेंट में क्या होगा? फर्स्ट केस जो होगा, एक सर्कल है और एक और सर्कल है, दोनों की साइज अलग अलग है। एक ऐसे जा सकता है और एक, ध्यान से देखिएगा, ऐसे जा सकता है। ठीक है, मैंने रफली ड्रॉ लिया है, खींचा है। तो ये जो फिगर है इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये जो है इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट।
ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दोनों तरफ से लंबाई सेम होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लेंथ हो ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही है। ये जो ऐसे जाके टच करेगा ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही है। और मान लीजिए इसको मैं यहाँ से अगर मिला दिया ऐसे, तो ये भी क्या होगा, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट होगा। तो दोनों की जो लेंथ होगी वो बेसिकली क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो अगर कोई पूछा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और कोई पूछा ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, तो ये मैंने कहा कि जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करता है तो इस केस में क्या करेंगे कि यहाँ पर सेंटर हुआ R यानी सेंटर, तो यहाँ जो R हुआ वो कैपिटल R है और ये है स्मॉल r, और ये दोनों सेंटर के बीच की दूरी है D। ठीक, ये दोनों आप याद रखिएगा। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DCT इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ अगर कोई पूछेगा TCT, तो उसका जो लेंथ होगा वो रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस r प्लस r का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? तो ये केस 2 बने, यानी केस नंबर 1 हुआ और उसी में ये केस नंबर 2 बन गया। ठीक है, ये केस नंबर 2 हुआ। लेकिन जरा सोचिए, रफली मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये दोनों टेंजेंट जो है, ये जो ड्रॉ हमने किया है, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, अगर ये दोनों टच कर जाए तब क्या कहानी बनेगी? तो तब कहानी ये बनेगी, केस नंबर जो 3 मैं कह रहा हूं, इस केस में क्या होगा कि 2 सर्कल है और दोनों एक दूसरे को टच कर लिया इस तरीके से। ठीक है, क्लियर? जैसे इस तरीके से टच कर गया। ठीक, तो अब ये क्या होगा, इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R होगी और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r होगी, छोटी r, और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा DCT। ठीक है, यहां पे ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे लेंथ उसका 0 होगा, क्योंकि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो लेंथ ऑफ, इस केस में ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट TCT की लेंथ अगर पूछेगा तो 0 होगा, क्योंकि उसकी जो लेंथ होगी वो एक पॉइंट पे ही जाके अटक जाएगी। लेकिन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो अगर मैं पिछला रूल को लगाऊं तो सेम लगेगा। क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। और थ्योरम की अगर साबित करना चाहें तो d की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये r होगा और ये r होगा, तो दोनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, r प्लस r होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, r प्लस r होल स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। तो आप भी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 2√r इंटू r। इसको क्या किया, रख लिया, चूंकि ये बहुत काम का चीज होगा। क्लियर? तो जब 2 सर्कल एक दूसरे को टच करेगा और टच करने के बाद अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी हो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमेशा क्या होगा, 2 इंटू √r इंटू r। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अगर ये दोनों सर्कल की साइज सेम होगी तभी भी चलेगा, सीधे सीधे 2r के इक्विवेलेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है कि मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक, और उसके साथ एक और सर्कल है जो छोटा सा इस तरीके से ड्रॉ है, ठीक है। ये सेंटर है और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यहां से ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब चलिए यहां से देखते हैं कि अगर ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो यहां पर क्या हुआ कि एक और सर्कल जो इस तीनों सर्कल को, यानी दोनों सर्कल को, यानी तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक। यहां पर थ्योरम साबित कर लीजिए, आपका कई सर्कल अगर इसके अंदर ड्रॉ होगा तो काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और जो इसकी रेडियस है इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए एक्स। आप ठीक से जज कीजिए, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ठीक है, और ये बड़े वाले ट्रायंगल अथी सर्कल और सबसे छोटे सर्कल का डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, और ये जो हुआ ये सबसे छोटे सर्कल और उससे बड़े सर्कल का डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, और ये जो है ये आपका सबसे बड़े और उससे छोटे सर्कल का क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, ठीक है। अब जरा समझते हैं ए बी की लंबाई क्या होती, जरा आप ही बताइए, केवल ए बी। तो जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई अभी तुरंत आपने लिखा था 2√r इंटू आर, तो r तो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस क्या है, x है। समझ में आया कि नहीं? अब अगर मुझे किसी ने BC के बारे में पूछा तो BC की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, तो वो कह सकते हैं 2√r इंटू x। लेकिन अगर किसी ने AC की लंबाई पूछी, यानी जो AC की लंबाई ऊपर होगी वही नीचे होगी, तो मैं जानबूझ करके एक ही चीज को रिकॉल कर रहा हूं, तो AC की लंबाई क्या होगी, 2√r इंटू आर। अब आप कह सकते हैं इस थ्योरम से कि जो AC का लेंथ है वो AB प्लस BC के इक्विवेलेंट है। तो AC की जो लेंथ है वो 2√r इंटू आर इक्वल टू 2√r इंटू एक्स प्लस 2√r इंटू एक्स। मैं अगर तीनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो कैंसिल आउट, और डिवाइड बोथ साइड, बाय √r x या r x। तो क्या होने वाला, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो r कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √x। इसी तरीके से यहाँ क्या बचेगा, √r, और यहाँ क्या बचेगा, 1/√r। ये फाइनल जो थ्योरम है इसको आप क्या किए, रट करके रख लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेता हूँ कि कैपिटल R की वैल्यू गिवन होती 9 सेंटीमीटर और स्मॉल r गिवन होता, यानी ये छोटे वाले सर्कल का वो 4 सेंटीमीटर। अब फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन दे देता, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, तो उस केस में हम क्या करते,
हम कहते हैं सबसे छोटे वाले का रेडियस अगर x है तो 1 अपॉन रूट अंडर x इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 9 प्लस 1 बाई रूट अंडर 4। तो क्या होता 3 और 2 5 बटे 6। चूँकि 1/3 प्लस 1/2 होती तो 0.833 भी कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट सेंटीमीटर में। ठीक है ना। कोई दिक्कत? सॉरी, तो ये जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है? रूट एक्स के बराबर होती ना। सॉरी, ये जो वैल्यू होती, हाँ ये ठीक ही है, ये तो ठीक ही था, यानी 15/6। तो ये वैल्यू 0.833। अब क्या होगा? तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या किया, रूट x इक्वल टू क्या होता 6/5, देन x इक्वल टू 36 अपॉन 25, 1.44। ठीक है, 1.44। क्लियर यहाँ तक? अब पूरी तरह से समझ में आपको आ गया होगा। तो ये थी टोटल कॉमन टेंजेंट, और वो जो थी टोटल वो क्या थी? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और कॉमन कोड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या हुआ? सेक्टर का मतलब हुआ कि कोई सर्कल में से कुछ पार्ट हम काट लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ जो एंगल बनता है वो क्या है? थीटा। ये क्या हो गया? आर। और इसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। और ये जो पोर्शन है इसी को कहते हैं सेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो केस बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट केस बनेगा एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड जिसको कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर? उसके बाद जो लेंथ ऑफ आर्क होगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू πr थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक। और अगर मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन कोई माइनर आर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ माइनर आर्क इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 r² साइन थीटा। इसको क्या किया? रट लिया, क्योंकि ये काम इसलिए देगा क्योंकि एरिया ऑफ माइनर आर्क निकालना ही पड़ेगा। लेकिन ये पूरी कहानी क्या हुई? तो किसी सर्कल से बना था, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको कंप्लीट सर्कल बना देता हूँ। ठीक है? तो जैसे मैंने क्या किया कि इसको अगर कंप्लीट सर्कल बना दिया तो कुछ इस तरह का सीन बनेगा। ठीक है? मान लीजिए इस तरीके से बनेगा। फिगर मैंने रफली ड्रॉ किया है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है,
इसी को कहते हैं मेजर आर्क। क्लियर? तो जो मेजर आर्क होगा यही हो गया हमारा मेजर आर्क। तो मेजर आर्क का जो एरिया होगा वो मेजर आर्क का एरिया क्या होगा? वो होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर आर्क। ठीक है ना? अब माइनर आर्क कैसे निकल के आएगा? तो वो आपके सामने ऑलरेडी दिख रहा है ये फिगर। तो ये जो फिगर है वो माइनर आर्क का फिगर है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि मान लीजिए कि क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि एक सर्कल दे दिया, क्लियर, और इस सर्कल का जो त्रिज्या है, रेडियस है, मान लेता हूं कि 10 दे दिया। ठीक, और यहां पे मान लेता हूं कुछ भी ले लीजिए, 60 डिग्री का मान लीजिए मैंने एंगल ले लिया। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ माइनर आर्क, वो क्या होगा? तो एरिया ऑफ माइनर आर्क इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा फॉर एनी ट्रायंगल्स। तो अब हम इसको लिख सकते हैं पाई, आर की वैल्यू कितनी है? 10 का स्क्वायर है, थीटा कितना है? 60 डिग्री है, डिवाइड बाई 360 माइनस 1/2 आर यानी 10 का स्क्वायर और इंटू साइन 60 डिग्री। तो मुझे लगता है कि क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई झंझट नहीं है। और अगर मेजर आर्क का एरिया कोई पूछा होता तो मेजर आर्क का जो एरिया होता वो क्या होता? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर आर्क। समझ में आ गया होगा, आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये आपका क्लियर फंडा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होता इंक्लूडिंग ये पोर्शन, ये पोर्शन, चूंकि ये समझाने के लिए मैं लिखा हूं, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता हमारे पास में वो क्या होता? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। फाइनली आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था। और भी ढेर सारा कंसेप्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज इतना ही इसको आप कम से कम रट लीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में इसके प्रैक्टिस सेशन पे क्वेश्चंस लेके चलेंगे, कुछ और थ्योरम्स जो होंगे उसको लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने आपको 3 चीज़ें समझाई। एक समझाया जो कि कॉमन कोड, उसके हमने 4 केस आपको समझाए। फिर हमने आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट समझाया, उसमें भी लगभग 5-6 पॉइंट थे। जब सर्कल सट जाती है, जब सर्कल अलग होती है, दोनों सर्कल की साइज अलग होती है। और नेक्स्ट पॉइंट था एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि बहुत ही फंडामेंटल, लोग जानते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है फंडामेंटल के स्तर पे। इतनी चीज़ें कर लेने के बाद फिर आप सर्कल में धीरे धीरे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में हम लोग एंगल को भी देखेंगे और भी ढेर सारी चीज़ें जिनको होगी स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। काइंडली आप सारे वीडियो को सीरियल बाय जरूर आप देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, मैं आपसे विदा लेता हूँ।